हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 45। और दोस्तों, ये है आपका इस सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो। इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है इस चैनल के माध्यम से, तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि मैम सीरीज भी पढ़ा दीजिए, तो कोशिश करूंगी कि वो भी आपको पढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। आज का आपका टॉपिक है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके अर्थनीति का संचालन करते हुए उन स्थानों पर केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है जहां उसकी शाखाएं नहीं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो स्टेट बैंक होता है वो केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसके निर्देशों पर कार्य करता है, और जहां पर उसकी शाखाएं नहीं है वहां पर स्टेट बैंक अपना कार्य करता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं स्टेट बैंक का प्राचीन स्वरूप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसकी स्थापना सन 1920 ईस्वी में भारतीय बैंकिंग कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई थी। इससे पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक प्रमुख बैंकों के रूप में कार्य करते थे, जो कि कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में थे, परंतु इसका कार्य भारतीय अधिकोषण प्रणाली के अनुसार ठीक नहीं था। इसलिए इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो आपका इंपीरियल बैंक था, ये पहले कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था, और इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर ही इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है। आगे हम देखें इंपीरियल बैंक के कार्य क्या क्या थे। इसमें पहला देशी तथा विदेशी जमा प्राप्त करने का कार्य, ये इसका पहला कार्य था, और दूसरा था विदेशी विनिमय कार्य। और यहाँ पर देखेंगे हम तीसरा नंबर है कि देश में बैंकिंग कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी शाखाएं खोलने का कार्य भी इंपीरियल बैंक करता था। यहाँ पर देखेंगे नंबर 4 पर ऋणों का लेन देन करने का भी कार्य करता था, और विदेशी बिलों का क्रय विक्रय करने का भी कार्य करता था। यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना कि विदेशी बिलों का जो भी लेन देन था, यानी कि उसका क्रय विक्रय, ये सारा कार्य करता था। और केंद्रीय बैंक के समस्त कार्य केवल नोट निर्गमन के कार्य के अतिरिक्त ये सारे कार्य करता था। केवल नोट निर्गमन का कार्य नहीं करता था, बाकी केंद्रीय बैंक के जितने भी कार्य होते थे उन समस्त कार्यों को ये करता था। क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, अब गोरेवाला समिति की सिफारिश पर जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो इंपीरियल बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण होता है और इसका नाम क्या रखा जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? गोरेवाला समिति। आपके इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि गोरेवाला समिति से संबंधित, और इसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था, स्टेट बैंक का, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 ईस्वी में। क्लियर? तो ये आपके आगे हम देखते हैं 1955 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ सौराष्ट्र एवं बैंक ऑफ ट्रावनकोर, ये 8 बैंक स्टेट बैंक के साथ शामिल हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये जो राष्ट्रीयकरण के बाद स्टेट बैंक के अलग अलग ये ब्रांच थे, 8 ब्रांच थे, जिसमें बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ जयपुर और बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ ट्रावनकोर। और दोस्तों, इन 8 बैंकों को ही ये सारा कार्यभार मिला। जो भी अब तक इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, वो बैंक अब राष्ट्रीयकरण के बाद इन 8 शाखाओं में विभक्त हो चुका था। और दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि नाम के पहले स्टेट शब्द जोड़ दिया गया था, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा तब? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इस तरह से सबके नाम के सामने स्टेट जोड़ दिया गया था। क्लियर? आगे हम देखें 1963 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर नाम रख दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो राजस्थान में
दो जगहें हैं, जयपुर और बीकानेर, इन दोनों शहरों के जो भी बैंक थे इनको एक कर दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर। क्लियर। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक है, इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। आगे हम देखें भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य। तो दोस्तों अब हमें क्या ध्यान देना है कि इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे। शक्तिशाली बैंक की स्थापना करना इसका पहला उद्देश्य था, और दूसरा था कि ग्रामों में बैंकिंग विस्तार करना, यानी कि जो गांव हैं हमारे देश के, जो छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों में बैंक का विस्तार हो। और यहाँ पर देखेंगे हम नंबर 3 पर है कृषि शाख का विस्तार करना, यानी कि कृषि से संबंधित बैंकों का विस्तार करना, और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, यानी कि जो भी कुटीर उद्योग या लघु उद्योग हैं उन उद्योगों के लिए जो लोग ऋण लेते हैं उसके लिए उनको सहायता प्रदान करना, और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों की सहायता करना, यानी कि जो भी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं उनकी भी सहायता करना, उन्हें कम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना जिससे कि वो अपना कोई ना कोई व्यवसाय अपना सकें। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 पर धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, और यहाँ पर बैंक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पैसे का लेन देन जो ट्रांसफ़र के माध्यम से वो सारा सुविधा उपलब्ध कराना। और नंबर 7 पर रिजर्व बैंक की शाख नियंत्रण नीति में सहयोग करना। दोस्तों ये हो गए आपके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य। अब हम देखेंगे दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के कार्य। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पर है रिजर्व बैंक का एजेंट। तो रिजर्व बैंक की अनुमति से स्टेट बैंक उसके एजेंट का कार्य कर सकता है। एजेंट के रूप में वह रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कार्य करता तथा आपस में निश्चित किया हुआ कमीशन प्राप्त करता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो भी एजेंट के रूप में कार्य करेगा फिर उसका जो कमीशन बनेगा वो रिजर्व बैंक से वो इसको मिल जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 पर है बैंकों का बैंकर। भारतीय स्टेट बैंक बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य संपादित करता है, जिसमें हम देखें पहला अगर बात करें तो वह व्यापारिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है, यानी कि जो भी व्यापारिक बैंक है इसके अंतर्गत उन बैंकों से जो भी बैंक से जमा होते हैं पैसे उसको वो स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो यह व्यापारिक बैंकों के विलय की पुनर्कटौती भी करता है, और यह रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सभी व्यापारिक बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है ऋण देना। अन्य व्यापारिक बैंकों की भांति स्टेट बैंक भी अपने ग्राहकों को रकम उधार देता है। यह ऋण विभिन्न प्रकार के जमानतों पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ऋण देता है वो अलग अलग जमानतों पर देता है। नंबर 4 पर रकमों की वसूली। ग्राहकों द्वारा जमा किए गए प्रतिज्ञा पत्र, ऋण पत्र और अंश आदि की रकमें वसूल करके ग्राहकों के खातों में ये जमा करता है। और नंबर 5 पर अगर हम देखें तो स्टेट बैंक बिल लिखने, स्वीकार करने, खरीदने, बेचने तथा कटौती करने का कार्य कर सकता है। और यहाँ पर देखिए हम नंबर 6 पर है विनियोग। विनियोग क्या होता है कि स्टेट बैंक द्वारा अंश, ऋण पत्र आदि में रकम विनियोजित की जा सकती है और उचित समय पर स्टेट बैंक इस ऋण पत्र को बेच सकता है। क्लियर। कि अगर वो उसका भुगतान नहीं कर पा रहे तो वो जो ऋण लिए उस संबंधित जो भी उन्होंने ऋण पत्र जो दिया था दूसरे संबंधित उसको बेच करके बैंक अपना पैसा वसूल सकता है। क्लियर। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 7 पर है संपत्ति की सुरक्षा। स्टेट बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई मूल्यवान वस्तुएं, अंश, ऋण पत्र, सोना, जेवर आदि सुरक्षा गृह में रखने की व्यवस्था भी कर सकता है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि बैंक में लॉकर होते हैं, जो सोना वगैरह जमा होता है लोग अपने जेवर को ले जाके वहाँ पर सुरक्षित रखवा देते हैं। तो ये सब संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी लोग रखते हैं। और यहाँ पर हम देखें नंबर 8 पर है साख पत्रों का जारी करना तथा धन स्थानांतरण सुविधा। स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए देशी विदेशी ड्राफ्ट, साख पत्र आदि लिख सकता है और तार द्वारा रकमें भेजने का प्रबंध कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से स्टेट बैंक के क्या क्या कार्य हैं। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है।
आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके विषय में कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन होता है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो उसके बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज के साथ। और दोस्तों आपके लिए सारे वीडियोज की लिंक, चाहे वो आपके हिंदी सिलेबस की हो या सामाजिक अध्ययन सिलेबस की हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी सारे लिंक मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए दोस्तों, क्योंकि आपकी ये मेहनत आगे बहुत काम आएगी। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।